सो हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं इम्यूनोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर के बारे में जानेंगे कि सेलुलर बैरियर में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इन्नेट इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को मिलती है जन्म से ही। तो चलिए बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में कि फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होती है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होती है। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है इसमें बॉडी के सभी सिक्रीशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बाइल जूस, स्टमक HCl, ईयर वैक्स, नेजल हेयर, वेजाइनल सिक्रीशन, सीबम एंड लाइसोजाइम। इसको छोड़ दें अगर तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एंड ये तीन 6 जो हैं ये बॉडी सिक्रीशंस है। बॉडी सिक्रीशन कहने का मतलब जो भी फ्लूइड वगैरह हमारी बॉडी से सिक्रीट होती हैं उनको बॉडी सिक्रीशन बोला जाता है। सो इसमें आप इन्वॉल्व हुए हैं ये सभी चीज़ें। सो कैसे ये चीज़ें जो हैं एंटीजन को किल करने में हेल्प करती हैं। सो बाइल जूस जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। सो बेसिक नेचर होने की वजह से ये क्या करता है कि जो भी बैक्टीरियाज या वगैरह या फिर जो भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है, क्योंकि सभी जो पैथोजेंस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक pH होता है जिसपे सर्वाइव करते हैं। सो अगर हाई pH मिलेगा या फिर वेरी लो pH अगर देखने को मिल रहा है उनके एनवायरनमेंट में, तो हो सकता है वो मर जाए। सो एक तरह से बाइल जूस ये हेल्प करता है। दूसरा स्टमक HCl। अब HCl का पता है कि इसका जो pH है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3.5 के समथिंग रहता है स्टमक में। सो इस pH पे बहुत ही कम चांस है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, जिसकी वजह से ये किल हो जाएगा। मीन्स कि अगर जो भी बोलस जो भी फूड वगैरह हम लोग इंटेक करते हैं, सो वो फूड जब हमारी स्टमक माउथ से स्टमक में जाता है तो वहाँ पे HCl में कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनका डेथ हो जाता है। सो ये हुआ ये। अब बात करते हैं ईयर वैक्स की। तो ईयर वैक्स को हम लोग सेरोमिन के नाम से जानते हैं। सेरोमिन जो है सेरोमिनस ग्लैंड के थ्रू निकलता है, जो कि हमारी ईयर में प्रेजेंट रहता है। और ये ग्लैंड का मेजर फंक्शन यही है कि ये ईयर वैक्स को रिलीज़ करे और ये ईयर वैक्स जो है जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं उनको ट्रैप करे। मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि ईयर वैक्स ग्रैप्स द एंटीजन। अब बात करते हैं नेजल हेयर की। तो नेजल हेयर का फंक्शन ये है कि जो अभी ब्रीदिंग के दौरान हम एयर को अंदर लेते हैं उस एयर को फिल्टर आउट करना। मीन्स कई बार आप किसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट देखने को मिलता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट है और आप इनहेल कर रहे हैं, तो उस समय ये जो है उन सभी चीज़ों को जो है ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेने के बाद जो एयर होती है उसको फिल्टर करके लंग्स के अंदर भेज देता है। और म्यूकस भी एक ऐसे ही रोल प्ले करता है कुछ ईयर वैक्स की तरह, जो कि नोज़ में प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें वेजाइनल सिक्रीशन की। तो वेजाइनल सिक्रीशन में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड हुआ, ये एक तरह का एसिड है जो कि वेजाइना में प्रेजेंट होता है। अब ये एसिड क्या करता है, इसकी pH होती है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 के आसपास। ओके, सो इस pH पे भी कई सारे एंटीजन जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये pH बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो कई सारी चीज़ों को लीड कर सकता है। अब बात करें सीबम की। तो सीबम को हम लोग नॉर्मल कंडीशन में स्वेट बोलते हैं। अभी जो स्वेट है ये स्वेट भी एसिडिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का। एल्कलाइन नेचर होने की वजह से भी एंटीजन्स जो हैं वो किल हो जाएंगे उनका। लाइसोजाइम्स वो एंजाइम्स होती हैं ये एक, जो कि हमारी टीयर में प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी आई जो है कई सारे वायरस वगैरह से जो है प्रोटेक्टेड रहती हैं। सो लाइसोजाइम का ये वर्क है। सो अब चलिए बात करते हैं सेलुलर बैरियर के बारे में। सेलुलर बैरियर में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होती हैं। सो सेलुलर बैरियर में कई सारे सेल इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अगर मैं नाम लिखूं तो उसमें आएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, ETC। ये सभी जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं कई बार फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी में पहली बार आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इनका सिक्रीशन होने लगता है। कई सारी सेल्स जो हैं ब्लड में रहती हैं, ब्लड से टिश्यूज़ में जाती हैं और वहाँ पर वो अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ये सभी सेल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं। और एक मेजर बात ये है कि जो भी T सेल B सेल होती है वो इस इन्नेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। कभी अगर कोई पूछे कि सेलुलर बैरियर में क्या T सेल या फिर B सेल इन्वॉल्व होते हैं, तो आप सीधे से बोलिएगा नहीं।
क्योंकि टी सेल बी सेल जो है अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है और वो अपने अलग चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए बात करते हैं सेलुलर बैरियर के बारे में। सेलुलर बैरियर क्या होती है। सो ब्लड का जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन किया होगा अपने क्लासेस में, तो वहाँ पर आप लोगों ने जो WBC है उसको कैटेगराइज किया होगा 2 पार्ट में। इसमें से पहला पार्ट जो है वो है ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोग ए ग्रैन्युलोसाइट के नाम से जानते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट है ये फर्दर क्लासीफाई होता है कुछ पार्ट्स में, जिसमें आप इओसिनोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये जो है इन्वॉल्व होती हैं। और वहीं पे जब एक ग्रैन्युलोसाइट को आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता है मोनोसाइट में एंड लिम्फोसाइट में। अब यही लिम्फोसाइट जब आगे फर्दर क्लासीफाई हुआ तो ये डिवाइड होगा बी सेल और टी सेल में, और ये बी सेल टी सेल भी आगे चलकर डिवाइड होते हैं और उनके अपने अपने टाइप बनाते हैं। ये डिवीज़न ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर टी सेल या हर बी सेल के स्पेशल टाइप्स होती हैं जो कि कई सारे चीज़ों को परफॉर्म करती हैं। सो हम लोग बात करते हैं इन तीनों के बारे में, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट एक और, एंड मैक्रोफेज के बारे में भी। मैक्रोफेज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है एक, जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो चलिए बात करते हैं इओसिनोफिल के बारे में। सो इओसिनोफिल जो है ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल कहने का मतलब कि इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। इओसिनोफिल्स सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रैन्यूल्स। इसी की वजह से इसको क्लासिफाई किया जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। अब ये जो ग्रैन्यूल है ये बेसिक डाई को कैरी करती हैं, आई मीन बेसिक एंजाइम्स को, नॉट डाई। ये जो बेसिक एंजाइम है ये क्या करती हैं कि जो भी सेल्स वगैरह इस इओसिनोफिल्स के पास जाती हैं उनके साथ ही ये इओसिनोफिल इन बेसिक ग्रैन्युलोसाइट्स को मिलाता है और मिलाने के बाद उस सेल को किल कर देता है। सो ये हुआ इओसिनोफिल के बारे में। अब इओसिनोफिल जो है एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ कि इओसिनोफिल जो है ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में रिलीज होता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ये इस पॉइंट को नोट करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करें बेसोफिल के बारे में। सो बेसोफिल जो है ये इन्फ्लेमेशन में रिलीज होता है। बेसोफिल हुआ, मास्ट सेल हुआ, ये सभी जो हैं इन्फ्लेमेशन में रिलीज होती हैं। अब ये बेसोफिल क्या करती हैं कि कई जब भी कोई एंटीबॉडी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, अगर मैं एक एंटीबॉडी को लूँ यहाँ पे, अगर ये एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन से अटैच्ड है, अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस बेसोफिल पे जो है ये जाकर इस तरह अटैच हो जाएगा, एंड अटैच होने के बाद ये जो बेसोफिल है कई सारे मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करेगा, केमिकल्स को रिलीज़ करेगा। अब ये केमिकल्स जो होती हैं ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प कराती हैं या फिर जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं उनको कॉज कराती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का फॉर्मेशन कराने में ये हेल्प करती है बेसोफिल जो है। अब बात करें न्यूट्रोफिल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल एक ऐसी सेल है जो कि सबसे पहली बार किसी जगह पे जाती है। आई मीन अगर किसी से बताऊँ तो मान लीजिए एक मैं यहाँ पे बॉडी सरफेस ले आऊँ किसी बॉडी पार्ट का। सो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया सबसे पहली बार आया पूरी बॉडी में, सबसे पहली बार यहीं पे आया, तो इस बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए, किल करने के लिए सबसे पहली बार जो है ये न्यूट्रोफिल सेल्स ही आएंगे और यही इनको किल करने में हेल्प करेंगी। और ये जो न्यूट्रोफिल है ये भी एक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, जिसका मतलब होता है कई सारे न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना इस सेल के अंदर। ये भी ग्रैन्युलोसाइट है जो कि ग्रैन्यूल्स को रिलीज करता है। उस ग्रैन्यूल्स में कई सारे एंजाइम होंगे जो कि किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से जब जाकर अटैच होंगे तो उनका किल करने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट क्या करता है कि मोनोसाइट जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में रहता है।
इन ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। ब्लड स्ट्रीम से जब ये किसी भी टिश्यूज़ के अंदर जाता है आफ्टर 8 to 12 आवर या फिर 20 आवर्स, तो ये मोनोसाइट जो है कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज एक फैगोसाइटोटिक सेल है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब उसके पास आती है तो उसको किल कर देता है, आई मीन उसको खा लेता है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेलुलर बैरियर के बारे में और फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।